क्या चीज लिख देते जानते हैं कि तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले के पार्ट वन वीडियो में बोल सकते हैं, हम लोगों ने ये किया था 45 नंबर सवाल कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक है ना क्या है और उसके उदाहरण। फिर से एक बार आप लोग को याद करा दें। प्राथमिक क्षेत्रक उन्हें कहते हैं जहाँ से हम संसाधन प्राप्त करते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से। सबसे पहले इसका जो होगा एग्जाम्पल जंगल होगा और जमीन होगा। भूमि बोल सकते हैं आप। जंगल से कच्ची सामग्रियां ले आए, लकड़ी ले आए और जमीन से क्या किए, फसल उगा लिए। तो इन सभी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। एक बार पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु उत्पादन, है ना, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए तो वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है ना। और जैसे किसानी हो गया, डेयरी हो गया, खनन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, वन उत्पाद इकट्ठा करना हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, सब क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्राथमिक, है ना। द्वितीयक देखो, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, उत्पादों से विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण मतलब कुछ ना कुछ बनाया जाता है। जैसे कि कपास से धागा बना दिए, लकड़ी से फर्नीचर बना दिए, है ना, वैसे समझ लो। गन्ना से चीनी बना दिए, मिट्टी था प्राकृतिक मतलब प्राथमिक, उससे ईटा बना दिए, भवन बना दिए, है ना। ये सब आपका है सो द्वितीयक आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को एक और वर्ड बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है क्या पता है, फैक्ट्री। उद्योग, उद्योग मतलब फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री संबंधी कार्य औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तृतीय क्षेत्र हम लोग पहले पढ़े थे। इसका मतलब होता है कि वे गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक से ली गई हो, मतलब प्राथमिक का और द्वितीयक का उपयोग करके क्या क्या किया जाता है, उसको ट्रकों के द्वारा, है ना, व्यापारियों तक भेजा जाता है, चाहे मार्केट तक लाया जाता है। परिवहन के द्वारा मतलब गाड़ी घोड़ा में लाद करके सामान को भंडारण करके। अगर किसान चावल उगाया, किसान मतलब धान उगाया और चावल क्या किया, उसको उगा के बना के बेच दिया, तो व्यापारी क्या किया, उसको भंडार कर लिया और उसको क्या कर रहा है, बाद में बेचता है। तो ये भंडारण वगैरह किस में आ जाएगा, तीर्थक में आ जाएगा, है ना। इसमें सेवा भी दिया जाता है, सेवा, है ना, इत्यादि तीर्थक आ जाएगा। इसमें आपका संसाधन से आदमी क्या करता है, मतलब प्राकृतिक मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के संसाधन से ये क्या करता है, बिजनेस करता है। मतलब व्यापारी लोग किस में आ जाएंगे, तीर्थक में। नेक्स्ट सवाल है 46, देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता लिखें। लोकतांत्रिक सरकार का क्या खूबी है, विशेषता मतलब खूबी। देखो जब भी सवाल ऐसा रहेगा तो लोकतांत्रिक सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं करके लिख देना और पॉइंट वाइज आंसर देना। नंबर ज्यादा मिलेगा, मतलब नंबर अच्छा मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। तो क्या है विशेषता, पहला तो क्या है कि जनमत पर आधारित शासन। जनमत का अर्थ होता है, जन का मतलब व्यक्ति, हम लोग हो गए जन, और मत मतलब हमारा वोट। मत मतलब वोट, मतलब हमारा वोट। हमारा वोट को ही बोलते हैं जनमत। लोगों का वोट को क्या बोलते हैं, जनमत, है ना। तो हमारा यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता ये है कि सरकार अपने आप नहीं बनती है, ये जनमत के आधार पर बनती है। सरकार कैसे बनती है, जनमत के आधार पर। लिखा हुआ ना, जनमत पर आधारित शासन। इसमें क्या होता है कि जनता अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, व्यक्ति को चुनता है कि कौन नेता बनेगा। ठीक है ना, लिखा हुआ है यह शासन जनता के सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। जनमत में हमारी इच्छा पर ही जो है सो तय होता है सरकार कि कौन सरकार आएगा, है ना। कांग्रेस आएगा कि बीजेपी आएगा कि आरजेडी आएगा, जो भी है, फलाना चिलाना ढकाना जो भी पार्टी होती है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग किसको वोट दे रहे हैं, है ना। वो हो गया जनमत। दूसरा क्या है, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार, वैध शासन। ये सवाल पूछता भी है यहाँ से घुसा करके कि लोकतांत्रिक देश में यानी कि भारत में लोकतंत्र कैसे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार गठन करती है। सवाल कहीं से पूछ देगा, तो आप लोग को ध्यान देना है कि देखो, लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से जनता सरकार चुनती है, मतलब विधि विधान से हम लोग क्या करते हैं, अपना सरकार चुनते हैं। अतः सरकार भी क्या करती है, जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेवार होती है। हम जो नेता को चुनेंगे ना, नेता को भी हो जाता है डर कि हम काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में हमको लोग क्या करेगा, गद्दे से उतार देगा। तो वो क्या करती है, वो जिम्मेवार हो गई, क्या हो गई, जिम्मेवार हो गई। और वो उत्तरदायी भी है, हम जो भी सवाल पूछेंगे सरकार से वो मेरा उत्तर भी देगा, मेरा जवाब भी देगा, है ना। तो वही होता है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन गठन। लोकतंत्र में हम लोग ये करते हैं, जो सरकार हमसे चुनी जाएगी हमारी वो जवाबदेही भी देगा। हम लोग जो पूछेंगे वो सोल्यूशन करेगा, हमारा हल ढूंढेगा वो। सरकार जब नहीं करती है तो आने वाला 5 साल के बाद हम उसको आईना दिखा सकते हैं, उसको हम सीट पर से, उसकी गद्दी से उसको हम उतार सकते हैं और नए सरकार को ला सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए सरकार क्या हो जाती है, सरकार उत्तरदायी और जिम्मेवार भी हो जाती है कि हमें ऐसा काम करना है। तीसरा क्या है, तीसरा है समानता और स्वतंत्रता का पोशाक। देखो, लोकतंत्र में ही समानता है और लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता है। समानता मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आदमी का एक वोट है ना। सब आदमी का एक वोट है, सभी का वोट कीमती है ना। और स्वतंत्रता का पोशाक, पोशाक का मतलब होता है क्या पता है, कपड़ा।
मतलब हम हमारे पास स्वतंत्रता का पोशाक का अर्थ ये है कि हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब आज़ाद हैं, हमें कोई बंधन में नहीं बांध के रखा, हमको गुलाम नहीं बनाया है, हमको जिसको मर्जी है वोट दे सकते हैं, हमको जो है सो कर सकते हैं, जो हमको इच्छा कर सकते हैं, तो स्वतंत्र का पोशाक हम लोग पहने हुए हैं। कहने का मतलब लोकतांत्रिक देश में ही हम लोग समानता और स्वतंत्रता से रह सकते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति हो, वंश हो, रंग हो, धर्म हो, लिंग हो, आदि हो, है ना, भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक क्या है, समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट है। आपको जो मन है आप है सो अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना भाषण दे सकते हैं, आप सभा बैठा सकते हैं, आप लोगों को एकजुट कर सकते हैं, है ना, ये हर चीज की आपको छूट है। समानता और स्वतंत्रता हमारे जो है सो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की आधार, लोकतांत्रिक देश में क्या अधिकार है हमारा। तो अब ये पॉइंट हम बता दे रहे हैं, सब पॉइंट एग्जाम याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना याद रहेगा कि लोकतांत्रिक देश की विशेषता क्या है। विशेषता ये है कि ये जनमत पर आधारित शासन है, यहाँ पे सरकार उत्तरदायी होती है ना, जिम्मेवार भी होती है, और यहाँ पे समानता होती है। क्या होती है, समानता। और यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा भी होती है, मतलब व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। हर आदमी, हर नागरिक को यहाँ पे सम्मान किया जाता है, मतलब समान भाव जो यहाँ लिखा भी हुआ है। इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है, मतलब एक समान। सभी व्यक्ति की गरिमा होती है, मतलब अपने इज्जत के साथ वो जी सकता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीता है, उसे, है ना, हे दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। हम किसी भी आदमी को नफरत के भाव से देख नहीं सकते हैं, चाहे वह, है ना, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी पेशा का हो, कोई भी चीज का हो, हम उसको भेदभाव की नजर से नहीं देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो आप क्या है, गुनहगार हैं, आप है सो देश की जो है सो एकता को भंग कर रहे हैं। इसीलिए जातिवाद हम लोग नहीं कर सकते हैं लोकतांत्रिक देश में। हम कौन जात के हैं, आप कौन जात के हैं, अगर इस तरह करने लगेंगे तो हमारा लोकतांत्रिक देश गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो वही है, यानी कि लोकतांत्रिक देश में फायदा क्या है, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति कोई भी जात का हो, वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा से जी सकता है, उसको कोई उंगली नहीं दिखा सकता है, ठीक ना। अगला सब इसका पॉइंट है विविधताओं में सामंजस्य। तो हमारे देश में विभिन्नता है, धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात के आधार पर, है ना, बहुत तरह का जात होता है। तो इन सभी में सामंजस्य है। क्या है, सामंजस्य का मतलब क्या होता है पता है, समझौता। अगर हमारा कोई त्योहार है, अगर कोई मुसलमान का त्योहार है, कोई हिंदू का त्योहार है, कोई सिख का त्योहार है, कोई ईसाई का त्योहार है, सब में सामंजस्य है। सभी में अपना अपना धर्म में का जो है सो त्योहार मनाने का आज़ादी है। किसी का त्योहार को तुम रोक नहीं सकते हो, है ना, किसी को तुम ये नहीं कुछ बोल सकते हो। तो वही, या टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है, और इसमें गालियां को, सॉरी, गलतियां को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफी विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं, जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। इसे टकराव भी चल जाता है। सिंपल बात, आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारा देश एक विविधता वाला देश है। सभी को यहाँ पे जो है सो विचार विमर्श करके, है ना, और एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहिए। सिंपल बात, यहाँ पे ये चीज होता है। तो एक बार पॉइंट रिवाइज करा देते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है। तो ये है सो हमारा हमारा क्या है, जनमत आधारित शासन देता है। लोगों में ये सरकार उत्तरदायी और जिम्मेवार होती है। लोगों में समानता होती है। लोगों की व्यक्ति की लोगों की क्या होती है, अपने व्यक्ति की गरिमा होती है। गरिमा मतलब अपना प्रतिष्ठा, है ना। और यहाँ पे क्या है, विविधता। देश हमारा विविधता वाला है, लेकिन उसमें भी क्या है, सामंजस्य है। सामंजस्य मतलब समझौता है, समझ बूझ के लोग रहता है आपस में। अगला सवाल है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रैंकफर्ट संसद के प्रयास। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाएं गथ नहीं, मध्य होगा, मध्य वर्ग के लोगों में अधिक थी। देखो यहाँ बताया जा रहा है कि जर्मनी में, है ना, जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना के लोग जो है यहाँ पे क्या थे, अधिक थे, मध्य वर्ग के लोग अधिक थे। उन्होंने सन 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्र निर्माण का वह उत्तरदायी प्रयास राजशाही तथा सैन्य शक्तियों से मिलकर विफल कर दिया, और उनका प्रशा के बड़े भूस्वामी से भी समर्थन किया। मतलब ये जर्मनी के बारे में है। जर्मनी में क्या था कि मध्य वर्ग के लोग, यानी मिडिल क्लास के फैमिली के लोग के अंदर ये देशभक्ति की भावना थी, और वे लोग क्या करने लगे, वे लोग है सो अपना एक राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किए। उनमें है सो उनमें जो है सो एक जगह है, जर्मनी का राजधानी बोल सकते हैं, परसा है शायद, है ना। तो वहाँ के लोगों ने, भूस्वामी लोगों ने काफी समर्थन किया, मतलब लोगों को ये देशभक्ति, राष्ट्रवादी भावना लाने के लिए, यानी कि जमींदार लोग काफी सपोर्ट किए इन लोगों को। और परसा का नेतृत्व तथा विस्मारक की भूमिका। इसके बाद परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, और परसा के राजा ऑटोमन बिस्मारक को प्रधानमंत्री घोषित किया। जैसे ही यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ देखो, जर्मनी में एक परसा एक सिटी है, बोल सकते हैं राज्य है, उसका राजा कौन बना, ऑटोमन बिस्मारक, है ना। उसको यहाँ प्रधानमंत्री घोषित किया गया। और ऑटोमन बिस्मारक ने क्या किया, परसा की सेना का
तथा नौकरशाही की सहायता ली। मतलब यहाँ पे इनको सेना का और नौकरशाहियों का काफ़ी ज़्यादा इसको समर्थन मिला। बिस्मार्क ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई। सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। बिस्मार्क ने लोह और रक्त की नीति अपनाई और अपनाते हुए 7 वर्ष की अवधि में डेनमार्क और ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के युद्धों को पराजित कर दिया और जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जो है सो ये ऑटोमन बिस्मार्क जो है सो लोह और रक्त नीति अपनाया और इन सभी देशों से को एक कर दिया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा जैसे युद्ध देश से लड़ा, उनको पराजित करके जर्मनी को एक किया। जर्मनी को मतलब जर्मनी टूट चुका था, जर्मनी बिखर चुका था, उनको एकजुट करने का प्रयास किया। अब जर्मन साम्राज्य की घोषणा 18 जनवरी 1871 में बिस्मार्क ने क्या किया, वर्साय के एक शीर्ष महल में विलियम प्रथम के नवीकरण जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। कहने का मतलब यहाँ पे बिस्मार्क को जो है सो बिस्मार्क ने ये विलियम प्रथम को एक नए राजा के रूप में घोषित किया। यहाँ पे क्या लिखा, जर्मन साम्राज्य का सम्राट, जर्मनी का नया राजा के रूप में विलियम प्रथम को बनाया गया राजा, वो है सो बिस्मार्क ने उसको बनाया। अब एकीकरण के पश्चात जब इटली का एकीकरण हुआ उस समय क्या हुआ कि राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। अब देखो असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों असफल रहा। असहयोग आंदोलन असफल होने के कारण पहले क्या था, हमारे भारत में जो है ना योग्य नेतृत्व का अभाव था। मतलब जो नेतृत्व मतलब समझता है, नेतागिरी, तो यहाँ पे नेतागिरी करने वाला सही आदमी लोग नहीं था। आंदोलन के शुरुआत में गांधी जी ने क्या किया, शीघ्र ही यह आंदोलन देश के कोने-कोने फैला दिया। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए ना, पूरा देश के कोने-कोने में फैल गया। लेकिन गांधी जी अकेला थे, उनसे क्या होगा? ऐसे और भी नेता होने चाहिए तब ना होता। वही बोला, लोगों ने अति उत्साह के साथ इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के कई भागों में नेतृत्व के अभाव में वह सही दिशा नहीं पकड़ पाया, भटक गया। मतलब जो नेता जहाँ रहेगा उसके पीछे जनता रहेगी। अब अकेला गांधी जी और देश में है सब 28 गो राज्य मान लो, चाहे 25 गो राज्य, उस समय बहुत कम राज्य हुआ करता था। उतना बड़ा भारत राज्य में, उतना बड़ा भारत देश में अन्य राज्यों में ऐसे एक नेता कहाँ जाएगा। तो इससे समझ में आया, बोला योग्य नेतृत्व का अभाव, मतलब योग्य नेता लोग नहीं था। एक गांधी जी क्या किए, बोले कि असहयोग आंदोलन करना जरूरी है, सब करने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन उसके साथ में और नेता लोग नहीं थे, इस कारण से क्या हो गया, असहयोग आंदोलन सफल नहीं रहा, असफल हो गया, है ना। अभाव मतलब समझता है, अभाव मतलब कमी, मतलब योग्य नेता की कमी हो गई थी, इसलिए असहयोग आंदोलन असफल रहा। दूसरा कारण क्या है, आर्थिक कारण। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो कर दिए हम लोग, मतलब जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया कपड़ा था उन लोगों को तो हम लोग बहिष्कार कर दिए, और देश का खादी कपड़ा को हम लोग प्रयोग करने लगे। लेकिन खादी कपड़ा बहुत महंगा था, क्या था, महंगा, हाँ, और अंग्रेज का कपड़ा सस्ता हुआ करता था। तो यहाँ के जनता लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ की जनता लोग बोला कि अंग्रेज लोग का कपड़ा ही ठीक है, सस्ता में मिल जाता है, गांधी जी के चक्कर में रहेंगे तो खादी कपड़ा पहनने के चक्कर में अपना है सो हम जो खाने का पैसा है वो कपड़ा में पूरा कर देंगे, है ना। गांधी जी बोले थे कि आप पता है कि खादी कपड़ा पहनेंगे हम लोग, अंग्रेज के कपड़ा को बहिष्कार करेंगे, लेकिन लोगों ने क्या किया, सपोर्ट नहीं किया। तो लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े की अपेक्षा काफी महंगा था, बोला ना, गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे। अतः जल्दी ही क्या हुआ, बहिष्कार की उमंग फीका पड़ गया। हमने अंग्रेज का विरोध किया, लेकिन लास्ट में फिर उनका कपड़ा अपना लिया। अंग्रेज लोग सामान हमें देते थे, लेकिन सस्ता देते थे, लेकिन हाँ हम लोग को गुलामी बहुत कराता था, गुलामी भी कराता था और हम लोग का सामान सस्ता देता था, और भारत का कपड़ा महंगा होता था, इसलिए गांधी जी का ये भी जो प्लान फेल कर गया, खादी कपड़ा को पहनने वाला। तो आर्थिक कारण इसको बोलते हैं। आर्थिक कारण से हमारा पैसा का अभाव, गरीब लोग का पास अर्थव्यवस्था का कमी रहती है ना, गरीब लोग के पास आर्थिक अभाव होता है, मतलब पैसे कौड़ी नहीं होते हैं, तो उन लोग खाना खाएगा कि खादी कपड़ा पहनेगा। खादी कपड़ा किसे बोलते हैं पता है, सूती कपड़ा, सूत कॉटन वाला, एकदम बहुत रहेगा, ये मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, और मतलब गर्मी के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। ब्रिटिश संसाधन के बहिष्कार से नई समस्याएं पैदा हुई। स्कूल, कॉलेज, अदालत का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक थे, विद्यार्थी थे, वो पुनः जाकर के स्कूल पढ़ने जाने लगे, वकील लोग दोबारा कहाँ चल गए, अदालत काम करने के लिए। मतलब गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश का तमाम चीज को बहिष्कार करो, कपड़ा से लेकर के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अदालत, सब कुछ बहिष्कार करो। मतलब अगर कोई भारतीय आदमी स्कूल में शिक्षक है, कोई भारतीय आदमी ब्रिटिश स्कूल में शिक्षक है तो काम में मत जाइए। कोई भारतीय विद्यार्थी ब्रिटिश के स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल में जाओ पढ़ने। कोई भारतीय वकील काम कर रहा है उसके कोर्ट में तो नहीं जाना है काम करने के लिए, है ना। इस तरह से लोगों ने सपोर्ट तो किया, लेकिन बदले में इस हमारा देश में ये होना चाहिए ना कि चलो अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए,
अंग्रेज लोग का स्कूल बंद कर दिए। उसके बदले में तो वैकल्पिक स्कूल खुलना चाहिए ना भारत का। चलो विद्यार्थी लोग जो है सो बैठ गए हैं। अगर स्कूल खुलेगा अपना भारत का तो उसमें शिक्षक भी पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे भी पढ़ने जाएंगे। तो स्कूल नहीं खुला, वकील लोग के लिए कोर्ट नहीं खुला, है ना? तो लोग क्या करेगा, फिर मजबूरी में जाकर के काम करना चालू कर दिया, क्योंकि सबका अपना घर परिवार होता है चलाने के लिए। लोग क्या करेगा, मजबूरी में जाकर फिर अंग्रेज लोग का गुलामी फिर से करना शुरू कर दिया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अदालत जो भी था ना, सब बहिष्कार किया, लेकिन लास्ट में जाके फिर अपना लिया इन लोग। कहा है कि भारत में केवल लोग हिंसा भारत में केवल लोग जो है ना ये आंदोलन करना शुरू कर दिया, लेकिन वैकल्पिक रूप से मतलब ऑप्शन में कुछ था नहीं। जैसे हमको कोई बोल रहा है कि वहाँ काम करने मत जाना, ठीक है भैया नहीं जाएंगे, उसके बदले में हमको कमाने के लिए कुछ तो दो, देगा तब तो। अब दे भी नहीं किया यहाँ पे गांधी जी, तो क्या करेगा इन लोग मजबूरी में जाना पड़ा। हाँ, इस तरह से क्या हो गया, असहयोग आंदोलन का असफल हो जाना, है ना? अगला है हिंसा का मार्ग अपनाना। देखो, हिंसा और अहिंसा, गांधी जी बताते थे क्या कि मारपीट नहीं करना है, आराम से जब बात से लड़ाई करना है। तो वही हिंसा का मार्ग अपनाना आंदोलन। गांधी जी देखते थे कि हम, मेरे साथ में जितना भी लोग है, ये मेरा सपोर्टर लोग, उसमें कोई आदमी लाठी लेके खून खराबा करने लगा अंग्रेज लोग का सैनिक से, तो देख रहे हैं गांधी जी खून खराबा हो रहा है, तो वो क्या किए, आंदोलन वापस ले लिए, है ना? यद्यपि आंदोलन का प्रारंभ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुआ, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन क्या हो गया, हिंसा का मार्ग पकड़ लिया, मतलब लोग मारापीटी में उतर गए। हिंसा का चरम परिणति, है ना? चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड हुआ था ना यूपी में। वहां पे क्या हुआ था कि 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर स्थित चोरी चौरा बाजार से क्या हो रहा था, वो गांधी जी का शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था। तो पुलिस वाले ने क्या किया, उन पे डंडा लाठीचार्ज कर दिया। जब लाठीचार्ज किया तो जनता भड़क गई। आंदोलनकारी ने क्या किया, थाना को जला दिया, थाना में आग लगा दिया और पुलिस कर्मियों को मार दिया, है ना? और पुलिस कर्मियों को मार दिया तो गांधी जी देखिए क्या कि बहुत ज्यादा खून खराबा होने लगा यहाँ पे। तो गांधी जी क्या किए, अपना आंदोलन वापस ले लिए और यहाँ लिख दिया, गांधी जी की योजना असफल हुई और उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो गांधी जी लड़ाई झगड़े से डरते थे, इस कारण से भी क्या हुआ, असहयोग आंदोलन सफल नहीं रहा। असहयोग आंदोलन सफल होने का बहुत सारा कारण है। फिर से एक बार रिवाइज रिवाइज कराते हैं। एगो तो योग्य नेता नहीं था, आर्थिक कारण, लोगों के पास पैसा वैसा नहीं था कि जो अपना सामान खुद से खरीद सके। देश का सामान बहुत महंगा हुआ होता था, देश का कपड़ा महंगा होता था, विदेश लोगों का कपड़ा सस्ता होता था, तो उस कारण से ये लोग नहीं सपोर्ट किया गांधी जी को। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं था, गांधी जी ने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया। सरकार, ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अदालत बंद जाने को मना कर दिया, लेकिन भारत का तो खुल चाहिए ना, ताकि भारत वाले लोग जाकर वहाँ काम करें, वो भी नहीं दिया। तो क्या करेगा लोग। उसके बाद है सो यहाँ पे हिंसक मार्ग अपना लिया लोग, चोरी चोरा कांड, याद रखना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है ना, गोरखपुर स्थित चोरी चोरा बाजार में, ठीक है ना? ये सब चीज कारण गांधी जी क्या किए, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। अब देखो बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में हुआ। यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, लेकिन पूरा देश उसको क्या हुआ, झेला। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जो है ना, वो डेट याद रख लो, यहाँ पूछता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था, 4 साल का युद्ध था, है ना? यूरोप में मुख्य रूप से ये कहाँ लड़ाई हुआ था, यूरोप में, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, पूरे विश्व में, है ना? इसे ही इसलिए इसको विश्व युद्ध बोला गया। विश्व युद्ध से आता है मतलब पूरा विश्व में प्रभाव पड़ा इसका। हुआ यूरोप में, लेकिन विश्व युद्ध इसका नाम दे दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में पूरे विश्व में पड़े जाने वाले निम्नलिखित प्रभाव थे। देखो क्या क्या है। पहला, राजनीतिक प्रभाव। पहला क्या है, राजनीतिक प्रभाव। अनेक देश क्या किया, जैसे रूस था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, है ना, तुर्की था, है ना, और राजशाही का अंत हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सारा राजा लोग का अंत हो गया, राजशाही शासन अंत हुआ। दूसरा कारण क्या है, युद्ध युद्ध के बाद, है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, है ना, और चक क्या है ये, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। मतलब उधर युद्ध हुआ और इधर नया नया देश बन गया। और जर्मनी में हिटलर हिटलर का उदय हुआ। नाजी पार्टी लेकर के, हिटलर बहुत ही बदमाश आदमी था। वो क्या किया, जर्मनी में एक नया पार्टी बना लिया, नया अपना हिटलर का एक नाजी पार्टी के नाम से हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि राजनीतिक प्रभाव पड़ा। कुल मिला के बात करें तो राजनीतिक प्रभाव में सिंपल समझना कि अनेक देश, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई, सिंपल बात। दूसरा हुआ आर्थिक प्रभाव, वो था राजनीतिक प्रभाव। राजनीति मतलब राजा लोग का प्रभाव। आर्थिक मतलब होता है वही धन, पैसा कौड़ी, कमाई, है ना, उसका प्रभाव, जो क्या यहाँ पे हुआ। युद्ध के कारण क्या हुआ, यूरोप तथा अन्य देशों में अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई। भारत जैसे उपनिवेश देश में युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाए गए। अमेरिका का एक आर्थिक शक्ति रूप उभरा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट आई और पूरे विश्व में महामंदी का मतलब महामंदी पड़ गई। सिंपल बात, जब युद्ध होगा तो लोग क्या करेगा, लोगों में मतलब ये है सो ये उत्पादन, बाजार, सामान उमान जो बिकता है, मार्केट बंद हो जाएगा।
युद्ध में से दिखता नहीं, अभी कोरोना हुआ था भारत में, तो कोरोना में क्या हुआ था, सब बिजनेस चौपट, घर में बैठल रहो, वैसे समझ लो। युद्ध हो रहा था तो इस समय क्या हुआ, भारत को प्रभाव पड़ा, अमेरिका को प्रभाव पड़ा, आर्थिक महामंदी आ गई। आर्थिक महामंदी से आता है कि सामान बहुत कुछ है बेचने के लिए, लेकिन जनता ही नहीं खरीदने के लिए। ये जनता लोग डर से कहाँ है, घर में है। हाँ, वो चीज समझ लो। ये था आर्थिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव, सामाजिक मतलब समाज के लोग जल्दी निकलेंगे नहीं बाहर डर से। वही लिख रहा है, लाखों सैनिक और नागरिक की मृत्यु हो गई। विश्व युद्ध होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा बम गिरता है, परमाणु बम गिरता है। अब परमाणु बम में क्या होता है, बेकसूर नागरिक लोग मारे जाते हैं। जहाँ बम गिरेगा वहां पे कम से कम 2-3 हजार 4 हजार आदमी को मार देगा, है ना, खाली बम विस्फोट से। उसके बाद फिर उसका वायरस फैलेगा स्वर्गीय, बम का मतलब वायरस भी होता है, वो फैलेगा स्वर्गीय। वही बोल रहा है कि सामाजिक प्रभाव में क्या हुआ, सैनिक और नागरिक की मृत्यु हो गई, जिससे जनसंख्या में कमी आ गई, है ना। भारतीय को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। मतलब विश्व युद्ध यूरोप में हुआ, यूरोप का सेना लोग मर गया, तो भारत में आया यूरोपियन लोग, और भारत के नौजवान लोग को जबरदस्ती सेना में बहाली कर लेने लगा कि चलो तुम लोग युद्ध करने के लिए। अब यहाँ का आदमी नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ गया, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे अंग्रेज का, है ना। अंग्रेज लोग कहाँ का था, यूरोप का था, है ना। तो हमें जबरदस्ती क्या किया गया, सेना में भर्ती किया जाने लगा, ताकि विदेशी युद्ध लड़ सके हम लोग। पुरुषों के युद्ध में शामिल होने के कारण महिलाओं को पुरुषों के कार्यक्षेत्र में आने का अवसर मिला, है ना, जिससे समाज में बड़ा बदलाव आया। मतलब सारे पुरुष लोग को अंग्रेज लोग क्या करने लगा, विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सेना बना के ले गया, तो उसकी महिला क्या करेगी बेचारी, घर का बाल बच्चा पेट चलाने के लिए क्या करेगी, उन लोग काम करना, बाहर निकलने लगी घर से। तो ये चीज हुआ, भले पुरुषों को ले गया युद्ध लड़वाने के लिए, लेकिन महिलाएं क्या करने लगी, अपने घर व्यवस्था, घर चलाने के लिए काम करना शुरू कर दी। क्या कर दी, ये एक बड़ा बदलाव आया समाज में। बदलाव ये आया कि महिलाएं पहले घर तक सीमित थी, अब वो बाहर में आके काम करने लगी, है ना, पैसा कौड़ी कमाने लगी। उपनिवेशों पर प्रभाव, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी औपनिवेशिक शक्ति कमजोर हो गई। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कमजोर पड़ गए। भारतीय सहित अनेक उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से मतलब फैला। कहने का मतलब जो बड़े बड़े देश युद्ध में लड़ रहे थे, उस समय भारत तरक्की कर रहा था। कैसे पता है, भारत में जितना भी सामान बन रहा था ना, तो वो बना के बेचने में माहिर था। बाकी जो यूरोप जैसे देश थे, वो लोग लड़ने में व्यस्त था, जो लड़ाई में व्यस्त है, तो उसका फायदा कौन उठा लिया, भारत। भारत मतलब जैसे मान लो कि हथियार बना रहा है, चाहे जूता बना रहा है, चाहे बैग बना रहा है, चाहे कुछ भी सामान उगा रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसको अन्य देशों में बेचने के लिए उसको एक मिल गया अवसर, एक चांस मिल गया कि जो बड़ा बड़ा देश जो पहले बेचता था सामान वगैरह, उन लोग तो बेचारे लड़ाई लड़ रहा है, तो बदले में हम लोग बेचेंगे, चलो हम लोग बना के हम लोग बेचेंगे। तो यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ के जो भारत के बिजनेसमैन लोग थे, उन लोग को फायदा हो गया। तो भारत में उस समय भारत नहीं शामिल था, भारत केवल वस्तु को बना के बेच रहा था, तो थोड़ी ना लड़ाई लड़ने गया था, वो खाली वस्तु बना के बेच रहा था, है ना। आर्मी में नौजवान कम हो गया, तो नौजवान लोग को वहां से भेज दे रहा था, है ना। इस तरह से क्या हो गया कि भारत को फायदा मिल गया। उसका भी एक सवाल है कि विश्व युद्ध के दौरान अन्य देश जो थे ना, अमेरिका यूरोप जैसे देश आपस में लड़ रहे थे, और भारत तरक्की कर रहा था। क्यों, क्योंकि भारत के पास कच्चा माल बहुत ज्यादा था। कच्चा माल के रूप में क्या था, यहाँ पे सूत था, है ना, जूट था। जूट से बहुत तरह का बोरा बनता है, बहुत तरह का बैग बनता है। सूत से बहुत तरह का कपड़ा बनता है ना। फिर रेशम था भारत के पास, रेशम से बहुत तरह का रेशम का रेशमी रस्सी रस्सी उस्सी बनता है, कपड़ा बनता है। फिर यहाँ पे कोयला था, बहुत तरह का यहाँ पे खनिज था। तो सब खनिज से क्या होता था, लोग अन्य अन्य देशों में व्यापार किया जाता था, तो भारत को फायदा हो गया, है ना। ये चीज था। अब आगे देखते हैं, मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, सुनो। मुद्रण का मतलब होता है छपाई, संस्कृति मतलब होता है कल्चर, मतलब प्रिंटिंग कल्चर, छपाई संस्कृति। तो मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित प्रकार से मदद किया। पहले क्या हुआ देखो, पत्र पत्रिका को तुम बोल दो, ये पेपर वगैरह, न्यूज पेपर वगैरह, है ना। तो भारत में क्या हुआ कि न्यूज पेपर वगैरह, समाचार पत्र वगैरह ब्रिटिश सरकार की दमनकारी, है ना, अन्यायपूर्ण नीतियों और रंगभेद की नीति, है ना, आर्थिक शोषण की नीति आदि की आलोचना की गई, और इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों और शोषण का पता चलने लगा, और देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ। देखो, मुद्रा संस्कृति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा पता है, कि अंग्रेज लोग का गलत नीति को क्या किया गया, आम जनता तक पहुंचाने का काम किया गया। और इसमें आम जनता जान गया कि हमारा ब्रिटिश क्या कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, हमें है सो जुल्म कर रहा है ना। ब्रिटिश सरकार की बुराई को छापा जाने लगा, किसमें, मुद्रण संस्कृति, अखबारों में, मुद्रण संस्कृति में। तो भारत को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पेपर में अंग्रेजों का बुराई को छाप 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 के लोगों को दिया जाने लगा, तो लोग पेपर के समय से पढ़ते थे कि अच्छा अंग्रेज ऐसा किया, अच्छा किया, बहुत गलत किया, है ना। तो क्या हुआ कि इसमें एक और सवाल उठता है कि अंग्रेज लोग देखा कि मेरा बुराई हो रहा है बहुत ज्यादा पेपर में, तो उसने क्या किया, बंद करवा उसने वो वाला एक्ट लगाया था। कौन एक्ट, वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाक्यूलर एक्ट क्यों लगाया था पता है, ये हमारी बुराई करना बंद करो, है ना, और हमारी अच्छाई को लिखो। हमारी बुराई करेगा तो मशीन छीन लेंगे, तेरा प्रिंटिंग प्रेस बंद कर देंगे, मतलब तेरा अखबार बंद कर देंगे।
है ना। तो मुद्रा संस्कृति से भारत में क्या फायदा हुआ? फायदा यही हुआ कि ब्रिटिश की बुराइयों को छापा जाने लगा और लोगों ने उसकी आलोचना की। आलोचना तो समझ रहा है, बुराई की, कैसे किया वैसे किया, अंग्रेज इस तरह से मतलब इस कदर गिरा हुआ है। अभी भी देखो ना, कोई सरकार कुछ गलत कदम उठाता है तो हम लोग उसका करते हैं ना आलोचना, है। हाँ, वो चीज़ है। देखो, कहानियों और कविताओं के आदि के द्वारा भारतीय जनता को राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। जैसे मान लो कि ये अंग्रेज लोग से लड़ना है, तो अंग्रेज लोग से लड़ेंगे कैसे? जब तक लोग अंदर जोश नहीं भरेंगे तब तक कैसे लड़ेंगे? तो यहाँ के आम जनता के बीच में कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, है ना, किताबों में छापा जाने लगा और उनके अंदर देशभक्ति पैदा किया जाने लगा। अभी हम लोग फ़िल्म देखते हैं ना, बॉर्डर वॉर्डर फ़िल्म देखते हैं तो हम लोग अंदर देशभक्ति भावना नहीं आता है कि हाँ, देश के लिए हम लोग लड़ेंगे। देश के लिए मतलब लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर जुनून भर देना। अभी फ़िल्म से हम लोग देखते, फ़िल्म से, गानों से हम लोग सुनते हैं। उस समय फ़िल्म गाना नहीं था, उस समय कहानी था, कहानी था, फिर कविता था। वो सब सुन के लोग क्या करता था? अपने अंदर जोश पैदा करता था कि देश में, है ना, क्या करना है? लड़ना है, अपने देश का देश को अंग्रेज़ों से बचाना है। उस समय है सो कहानियों और कविताओं के द्वारा भारतीय लोगों को, है ना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। आनंद, वो किताब का नाम है आनंद मठ। भारत दुर्दशा आदि रचनाओं से देशवासियों को राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया गया, है ना। तो किताब से यही फ़ायदा होता है, किताब से फ़ायदा क्या होता है? लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को मतलब समझाते हैं। तीसरा क्या है? राष्ट्रवादी अखबारों में क्रांतिकारी विचार को जनता के बीच फैलाया। क्रांतिकारी विचार मतलब जनता को मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें लिख के उनको अंदर राष्ट्रवादी भावना पैदा कर दिए ताकि वो है सो क्रांति करने के लिए आगे आएँ, है ना। अब कार्टूनों के माध्यम से, कार्टूनों के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था को, है ना, छापा जाने लगा कि अंग्रेज लोग को मतलब कार्टून छाप दिया और मतलब अंग्रेज को मान लो कि हाथ में चाबुक दे दिया, चाबुक, और यहाँ पे है सो एक किसान को क्या कर रहा है? मार रहा है। इससे इसी तरह से क्या पता चल रहा है कि जुल्म कर रहा है किसान पे, है ना। जुल्म कर रहा है तो लोग को जागरूक हो रहा है चित्र देख के, कम से कम जो आदमी पढ़ नहीं पा रहा है क्या करेगा? चित्र देख के समझेगा ना। दीवार-विवार पे चित्र छाप दिया कहीं, तो कोई अनपढ़ आदमी जा रहा है तो पढ़ता नहीं है अखबार को, लेकिन किताब से समझ आ गया कि अंग्रेज कौन है और ये किसान कौन है, चाहे अंग्रेज कौन है, चाहे जनता कौन है। ऐसे करके चित्रों के माध्यम से लोगों को भी ये जागरूक किया गया, है ना? तो ये था मुद्रण संस्कृति, भारत में उसका प्रभाव। तो मुद्रण संस्कृति के कारण क्या हो गया? सामान्य जनता शिक्षित और जागरूक हुई, समाज में, है ना, सुधारकों और नेताओं का राष्ट्रवादी विचार से अवगत करने का मौका मिला और आम जन तक राष्ट्रवादी भावना फैलाया गया। तो इस तरह से क्या हो गया? लोग जागरूक होने लगे। आखिरी सवाल, हाँ, लास्ट सवाल है शायद 2 गो। भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर क्या समझिएगा? रबी फसल और खरीफ फसल, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, साइंस में पूछता है कभी-कभी। देखो, रबी फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे अभी का मौसम शीत ऋतु है, अक्टूबर में ठंडा शुरू हुआ, है ना? अक्टूबर से दिसंबर तक इसको रोप देता है लोग और जून तक काट देता है, अप्रैल से जून तक काटता है ना? तो वो लिख रहा है ना कि रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक काट लिया जाता है। खरीफ फसल में क्या है? ये मानसून मतलब बारिश में इसको है सो बारिश के आगमन में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है ना? अब यहाँ पे क्या है दूसरा पॉइंट कि ठंडी जलवायु आवश्यकता होती है, मतलब इसमें ठंडा जलवायु चाहिए और इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। सिंचाई के लिए मतलब पानी के लिए क्या किया जाता है, इसमें अधिक पानी चाहिए। अधिक, अच्छा क्या लिखा हुआ है? सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन भारी वर्षा नुकसान कर सकता है इसको। इसमें क्या होता है कि मानसून की वर्षा अधिक निर्भर करती है। खरीफ फसल में खाली बारिश बारिश चाहिए, इसमें बारिश नहीं चाहिए, इसमें मतलब इसमें चाहिए सिंचाई। सिंचाई मतलब समझ रहा है? पानी पटाना। लेकिन हाँ, अगर बारिश हो जाएगा, खराब कर देगा। जैसे मान लो अभी आलू का सीज़न है, गेहूँ का सीज़न है। अभी आलू, गेहूँ के लिए क्या है कि पानी जितना पड़ेगा उतना बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो नुकसान है, फिर आलू खराब हो जाएगा। थोड़ा बहुत गेहूँ फायदा होगा, आलू खराब हो जाएगा। देखो अगला क्या है, मुख्य फसलें। रबी में क्या आएगा? गेहूँ आएगा, जौ आएगा, मटर आएगा, चना आएगा, सरसों आएगा। और इसमें क्या आएगा? धान आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, ठीक ना? ये हो गया। आखिरी सवाल आपका है, सब्जेक्टिव हमारा खत्म हो गया ई सेट 1। आखिरी सवाल है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब हमारे समय में अभी क्या है कि पेट्रोल, डीजल अब है सो बहुत कम होने लगा। देखो केरोसिन तेल अब नहीं मिलता है। धीरे-धीरे पेट्रोल भी बंद हो जाएगा, डीजल बंद हो जाएगा। तो लोग क्या करेगा? लोग है सो सौर ऊर्जा को अपनाएगा। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल कैसे है देखो। भारत में उष्णकटिबंधीय देश, मतलब भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है? और यहाँ पे सौर ऊर्जा का दोहन असीमित संभावनाएं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि, उतना नहीं लिखना, सिंपल समझो, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है ना? क्योंकि, क्योंकि लिख करके लिख देना। पहला, सूरज का प्रकाश क्या होता है? एक प्राकृतिक उपहार है, मुफ्त में, फ्री में, है ना? इसे समुचित दोहन द्वारा, है ना, लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, है ना? धूप किसको नहीं मिलता है? धूप सबको मिलता है। धूप फ्री फोकट में मिलता है, उसका उपयोग सब कोई कर सकता है। बस शर्त यही है कि एक सोलर लगा लीजिए आप, है ना? घर में चाहे अपने गाड़ी-घोड़े में। उससे क्या होगा कि आपका फ्री में चार्ज होते रहेगा, चलते रहेगा, है ना? अगला चीज़ क्या है कि देश में बेकार पड़े बंजर ज़मीन, आपका ज़मीन जो बंजर है, मतलब जहाँ पे खेती होता नहीं है ना? सुदूर इलाकों में व्यावसायिक उपयोग के लिए सौर संयंत्र लगाने
में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारत में बहुत सारा बंजर जमीन है, वहाँ सरकार क्या कर रही है पता है? वहाँ पे क्या कर रही है, बड़ा-बड़ा सोलर पैनल लगा दे रही है। क्या लगा दे रही है? सोलर पैनल। और यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से तार खींच-खींच के, है ना? गाँव देहात में बिजली भेज रहा है। जहाँ ज़मीन में खेती नहीं होता है, उस खेत में क्या कर रहा है लोग, सोलर पैनल को बोलते हैं ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा संयंत्र, है ना? सौर ऊर्जा संयंत्र लगा दे रहा है और उससे सरकार क्या कर रहा है, लोगों को बिजली दे रहा है। तो ये हो गया फ़ायदा। ये, है ना? उसमें अभी हम लोग का बिजली किससे बनता है? अभी बिजली बनता है कोयला से और पानी से बनता है ना? लेकिन सूरज का ऊर्जा से भी बिजली बनता है, ये ध्यान देना। आज भारत के अनेक सोलर पार्क विकसित हो रहे हैं। भारत में बहुत ज़्यादा सोलर पार्क विकसित हो रहा है, जिससे प्रचुर मात्रा में बिजली पैदा हो रही है। बोले ना, बिजली पैदा कर रहे हैं लोग सूरज से। अगला कहानी क्या है? सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा का बचत, है ना, को बचा रहे हैं, जो तेल और गैस और आयात के कारण हमें दूसरे देशों से करनी पड़ रही है। जैसे देखो, पेट्रोल डीजल हमारे देश में उगता नहीं है, हमारा निकलता नहीं है। पेट्रोल डीजल हमें ईरान से मंगाना पड़ता है, इराक और ईरान, ये सब देश से हम लोग को पेट्रोल डीजल मंगाना पड़ता है। तो ये क्या, ये विदेशी मुद्रा हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, मतलब विदेश का माल खरीद रहे हैं, यहाँ से पैसा पेमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर देश में सूरज को लोग अपना लेगा, हर लोग, हम लोग पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी देख लो, अभी आबादी का लगभग 30% जो लोग है ना, क्या किया है, सोलर बाइक, सोलर कार, सोलर साइकिल सब शुरू कर रहा है ना? और उसमें बैटरी लगा दिया है, मतलब बैटरी से चार्ज होता है और चलता है, मतलब बैटरी चार्ज करता है सोलर, और फिर इसको चलाता है लोग। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से हमारा है सो पेट्रोल डीजल बच रहा है। तो वो चीज़ हो गया, मतलब हमें सौर ऊर्जा का फायदा बहुत है। अगला क्या है, सौर ऊर्जा का प्रयोग बारंबार किया जा सकता है, हर बार किया जा सकता है ना? क्योंकि यह नवीकरण स्रोत है, क्योंकि रोज सूरज उगता है ना? या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। पेट्रोल डीजल जलेगा तो धुआं छोड़ेगा, लेकिन सूरज से चलने वाला गाड़ी घोड़ा या फिर बिजली वातावरण को नुकसान नहीं करता है, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है ना? समझ में? ये सोलर का फायदा है। अगला पॉइंट है इसमें, आज ग्रामीण इलाकों में भी सौर ऊर्जा का उत्पादन, है ना, और प्रयोग बढ़ गया है। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए, पंप द्वारा जल निकालने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, घरों और सड़कों पर रोशनी आदि करने के लिए, है ना, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। देखना गाँव देहात में क्या लग गया है, पोल लग गया है, पोल में क्या किया है, एक लगा दिया लाइट, लाइट और दिन में चार्ज होता है, रात में जलता है ना? तो वो चीज़ हो गया। इस प्रकार से भविष्य में हमारा क्या है, भारत के भविष्य में, मतलब भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। इस प्रकार से हमारा जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया है सेट वन का। अगले वीडियो में हम लोग सेट टू के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सभी को।